अच्छा, जब ये बॉडी एक की चीज आती है तो इसमें एक जो साइकोलॉजिकल इश्यूज में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट ओवर एंजाइटी के होते हैं, जिनके कारण में उनके पास में फेक बॉडी पेन्स भी होते हैं। ऐसे कोई केसेस आपके पास भी आते हैं लेकर कि बहुत शरीर में बहुत दर्द है किसी खास अंग में, या फेक बॉडी पेन्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये होता है कि मैंने जैसे बताया ना कि वो लोग जब अपने एक लेमन लैंग्वेज में अपने आस पड़ोस के लोगों से बात करते हैं कि यार मेरे गर्दन में दर्द रहने लगा है या मेरे कमर में दर्द रहने लगा है, तो वो कहते हैं भाई तुम्हें तो तेरे को तो सर्वाइकल हो गया है। सो वो जो बोन्स वेरी तक ट्रू। जाते हैं कि सर्वाइकल हो गया है या ये हो गया है, उसमें मैं यही कहूंगा कि उनको क्योंकि बहुत दिनों तक आप लगातार कंप्यूटर पे बैठेंगे या लगातार काम करेंगे, अब इस सर्वाइकल स्पाइन का एक पोस्चर होता है, स्पाइन नेक की जो बोन्स होती हैं, तो वो पोस्चर अगर आपका कहीं भी चेंज होगा नॉर्मल एक पोस्चर से, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े दिनों बाद वो दुखने लग जाएगा, और वो आप उसको लगातार ही इंसल्ट करे जा रहे हैं तो फिर वो दिक्कत करता है। ऐसी बैक पेन है, तो जैसे आपने बताया पहले कि बच्चों को मत सिखाते हैं कि अच्छे पोस्चर में बैठो, ऐसे ही बड़ों को भी सिखाना पड़ेगा भाई अच्छे पोस्चर में, राइट पोस्चर में बैठो, अपना स्क्रीन टाइम एक लिमिटेड रखो। अगर स्क्रीन टाइम आपको ज्यादा जरूरी है तो आप अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखो। मैं ऑफिस गोइंग लोगों से भी बोलूंगा कि जैसे स्मोकिंग होता है वो डेंजरस होता है हार्ट के लिए और आपकी एक ओवरऑल हेल्थ के लिए, उसी तरह से प्रोलॉन्ग सिटिंग आजकल बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि कार्डियक रिस्क बनाता है। हार्ट अटैक के जो केसेस होते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट जो देखते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एक फैक्टर आ गया है प्रोलॉन्ग सिटिंग। इट इज इक्वली डेंजरस एज स्मोकिंग। सो अगर आप ऑफिस में भी जाते हैं सो कीप मूविंग। आप 1 घंटा बाद 1 घंटे में उठें, अपनी गर्दन को मूव करें, गर्दन की थोड़ी जेंटल एक्सरसाइज करें, कमर को सीधा करें, जैसे अंगड़ाई लेना है। एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लोगे, थोड़ा सा अंगड़ाई ले लोगे, थोड़ा गर्दन का स्ट्रेचिंग कर लोगे, तो आप फिर से फ्रेश अप हो जाओगे। सो हर 1 घंटे में उठें। 1 घंटे से ज्यादा सिटिंग कहते तो आधा पौन घंटे की है, पर मैं कहूँ कम से कम एटलीस्ट 1 घंटे में तो उठ जाओ। और वो लगातार लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे की पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से फिर उनको पेन आ जाते हैं। सो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो फेक पेन होते हैं, पेन तो एक्चुअली कंप्लेन होती है, उनका लोगों को पेन होता है, पर ये जो पेन आ रहा है उसका कारण जो है वो बहुत हद तक साइकोलॉजिकल भी। सो वो स्ट्रेस जो आपके जॉइंट्स पे आती है, तो कहीं ना कहीं फिर वो इन्फ्लेमेशन बन जाते हैं, फिर वो दर्द होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अपने को हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप मूव करते रहें, लगातार एक जगह बैठना, लाइफस्टाइल में ये सब चीजें को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वो ठीक हो जाएंगी। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे जो हैं, बच्चे की मदर जैसे सोचते हैं कि भाई बच्चा जो है हेल्दी मोटा है तो वो बहुत हेल्दी हेल्दी नहीं है। उसको एक प्रॉपर पैरामीटर में होना चाहिए, उसकी एज के हिसाब से उसका वेट कितना होना चाहिए उस पर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर वो वेट गेन ज्यादा कर रहा है तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज से उसको ठीक करना जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे। दूसरी जो जो उन्होंने बताया कि कैल्शियम का यूज आप ये जो फाइबर्स जो फूड होता है बाजरा वगैरह उसके साथ में या फिर आप चाय के साथ में लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत है ही। डेफिनेटली हम लोग कैल्शियम का यूज ये बताते हैं कि मिड टाइम में लो, आप खाना खाने के तुरंत बाद भी मत लो, कुछ मिड टाइम में ऐसा लो कि जिस समय वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये रहता है। बहुत इम्पोर्टेंट है सर इन चीजों पे। यस, एक क्वेश्चन और आया है, दही खाने से खांसी होती है और मुझको ऑस्टियोपोरोसिस भी है, और ये शायद ये कोविड पेशेंट भी रहे हैं, तो इनका क्वेश्चन यही है कि क्या खाया जाए। मतलब इन्होंने पूरा क्वेश्चन में ये नहीं लिखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कैल्शियम के लिए क्या खाएं, ये इनका क्वेश्चन होगा। देखिए, ऑब्वियसली कभी कभी क्या होता है, वैसे तो खट्टा दही खाने से या बहुत चिल्ड दही खाने से खांसी होती है, बट कभी कभी लोग, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल एलर्जी। तो आप ठीक है दही ना खाइए, दही की आप कढ़ी बना लीजिए, दही का कुछ भी बना लीजिए, या दही ना खा के आप दूध है या पनीर है या चीज है, तो ये सारी चीजें ले सकते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ दही या दूध यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स ही जरूरी नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप एग है या चिकन है या फिश है या सी फूड्स है, तो कुछ भी खा सकते हैं। तो दही का या तो वो प्रिपरेशन चेंज कर ले या फिर दही को किसी भी अदर डेयरी प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट कर ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। थैंक यू। सो डॉक्टर जैसे आपने बताया कि बोन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें पॉस्चर कितना इम्पोर्टेंट है, डाइट कितना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे मसल्स के लिए भी बताइए कि बेसिकली मसल्स पे हमें क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे माल न्यूट्रिशन, माल प्रैक्टिसेस हैं
कि मालिश की, क्या पता लगा कोई स्वेलिंग है तो मालिश कर दी, गरम सिकाई कर दी, इस तरह की प्रैक्टिसेस छोटे बच्चों में गलत तरह की प्रैक्टिसेस। या कई बार ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स देखने मिलते हैं कि बच्चे को कैसे लिफ्ट किया, छोटा बच्चा उसको गोद में कैसे उठाया, उससे भी उनकी दिक्कतें आ जाती हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें क्या होती है कि किसी से भी किसी भी तरह का इलाज करा लेना, मतलब पैर अगर टेढ़ा है या मसल्स में कोई प्रॉब्लम है या पेन है तो किसी से भी इलाज करा लेना, उसकी वजह से भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। देखिए तो 4 सर तरह के इस पर भी थोड़ा ग्रुप हैं। प्रकाश डालिए। हाँ, देखिए 4 तरह के ग्रुप हैं। एक तो मैं वो कहूंगा जैसे बच्चों की मालिश करते हैं घर में, नॉर्मल मालिश जैसे करते हैं, तो उसमें मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा रगड़े नहीं, मतलब आई मीन बहुत जोर नहीं लगा, क्योंकि बच्चों की जो बोन्स होती है सॉफ्ट बोन्स होती हैं, दे आर इलास्टिक बोन्स। सो आप उसको रगड़े नहीं। और जो ये भ्रांति है कि बोन का मतलब मालिश करने से बोन्स मजबूत होती हैं, वो ऐसा नहीं होता। पर हाँ, ये जरूर होता है कि जब मालिश करते हैं तो बच्चे को नींद अच्छी आती है, तो बच्चे की नींद के लिए मालिश की जाती है, ना कि बच्चों की हड्डियां उससे मजबूत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जो चोट लगती है कभी भी, तो इसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है। जब भी किसी को चोट लगती है तो उसमें गर्म की सिकाई नहीं करते, वो किसी भी तरह की चोट हो। उसके लिए हम एक फॉर्मूला है हमारा RICE, राइस। रेस्ट करना, R से रेस्ट, I से आइस, C से कंप्रेशन, E से एलिवेशन। यानी कि अगर आपको कभी चोट लगती है किसी को भी, तो उसमें गर्म की सिकाई नहीं दी जाती, नॉर्मल मतलब मेजोरिटी ऑफ केसेस में। तो आप आइस पैक लीजिए, उस पे रेस्ट कराइए, उसको एलिवेट करके रखिए। एलिवेट का मतलब होता है अगर आपके हाथ में कोई फ्रैक्चर की प्रॉब्लम हुई है, चोट लगी है, तो जब तक आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे, आप उसको एलिवेट करके रखिए आपको। या फिर आपके पैर में चोट लगी तो आप लेट के पैर को एलिवेट करके रखिए। तो उससे क्या होता है कि वहां की स्वेलिंग कम होती है। और आइस पैक लेने से भी वहां की जो वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, हेमाटोमा बन रहा है, जो दर्द कर रहा है, उसमें आपको राहत मिलेगी। दूसरा होता है कंप्रेशन, रेस्ट, आइस, आइस के बाद कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब होता है कि आप उस पर क्रैप बैंडेज बांध सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये के बेसिक फॉर्मूला है कि जब किसी को चोट लगती है तो आपको हीट का यूज नहीं करना है और रेस्ट देना है उसको। आप उस पर मूव करते रहोगे तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर लो, स्वेलिंग नहीं जाएगी। और उसको एलिवेट करके रखना है। अब आता है क्रॉनिक चीजों की, जैसे कई लोगों को घुटनों में आर्थराइटिस होता है, उस कंडीशन में, या फिर कमर में आर्थराइटिस है, पुरानी प्रॉब्लम है, तो उसमें आप गर्म की सिकाई करते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं, ये सब आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के अलावा बहुत सारे ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स भी बैठे होते हैं जो मसाज कर देते हैं बच्चों की, कई फ्रैक्चर्स के ऊपर मसाज करके उस पर लेप लगा के पट्टी बांध देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जो फिर बाद में बिगड़ जाते हैं। जॉइंट्स में आर्थराइटिस, जॉइंट में बच्चों के जो है डैमेज होने लग जाता है, उनकी ग्रोथ प्लेट खराब हो जाती है, तो उसमें डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं। या फिर कई बार बहुत ही खराब केसेस में ब्लड सप्लाई ही खराब हो जाती है, जिससे हाथ कंप्रोमाइज हो जाता है। तो मैं हमेशा कोई भी पेरेंट्स हैं, कुछ भी कहूंगा कि आप कभी भी बच्चों को बहुत सेंसिटिव तरीके से लीजिए। उनके जब कभी भी चोट लगती है कहीं भी जॉइंट्स पे, तो आप उनको जरूर कंसल्ट कराइए डॉक्टर से। आस पड़ोस में किसी भी नॉन मेडिको या पर्सन से इस तरह का इलाज कराना बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चौथी चीज है जो आप बताया था कि बच्चों को कैसे भी उठा लेते हैं। तो बच्चों को उठाने का आप हमेशा बच्चों को जैसे हैंड से, कलाई से पकड़ के उठा लेते हैं, वो गलत है। कलाई को पकड़ने से उठाने में कई बार बच्चों की जो एल्बो होते हैं उसमें डिसलोकेशन हो जाता है, उसे पुल्ड एल्बो बोलते हैं। उसके बाद बच्चे के सीवियर पेन होता है, बच्चे का हाथ का मूवमेंट रुक जाता है। तब वो बहुत इमरजेंसी कंडीशन में वो भाग के आते हैं कि पता नहीं बच्चा हाथ नहीं चला रहा बिल्कुल भी। तो मैं यही सबको दूंगा कि आप कभी बच्चों को इस तरह से रिस्क से ना उठाएं। और गोदी उठाना है तो आपको बगल में हाथ रख के कंफर्टेबली सॉफ्ट उसको तरीके से उठाना चाहिए, ना कि उसको रिस्क से उठाना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए। सर ये एल्बो डिसलोकेशन बहुत ही जटिल होता है। पार्टनर क्या कह रहे हैं? ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, एल्बो डिसलोकेशन बहुत जटिल होता है क्या, बहुत कॉम्प्लेक्स है? कोई भी जॉइंट डिसलोकेट होता है तो इट्स एन इमरजेंसी। कोई भी जॉइंट डिसलोकेट होकर पड़ा है तो वो बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। उसमें वेट करने का मतलब है वो जॉइंट कंप्रोमाइज होना शुरू हो गया है, जॉइंट के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो जितना जल्दी होता है, चाहे वो एल्बो डिसलोकेशन हो, नी डिसलोकेशन हो, हिप डिसलोकेशन, कोई भी डिसलोकेशन हो, उसको इट इज एन ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी, उसको इमीडिएटली इमरजेंसी में ले जाके और कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर। That is true. I suffered with elbow dislocation. तो हमारे डॉक्टर ने कहा था सारे डिसलोकेशन में सबसे खराब नी एल्बो होता है।
सो दैट मुझे वो हुआ। एनीवे सर, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं कि कैन द मोटर डिसेबिलिटी बाय बर्थ ड्यू टू स्पेसिफिक बी क्योर्ड? यस, स्पेसिफिक बच्चों में जो होती है मोटर डिसेबिलिटी, क्या वो क्योर्ड हो सकती है? कुछ केसेस क्योर्ड होते हैं, कुछ केसेस नहीं होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हर और हिज क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उनका थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रेडियोलॉजिकल, जिसमें कि एमआरआई या फिर सीटी, ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। उसको देखने के बाद में एक स्पेशलाइज्ड स्पाइन सर्जन और न्यूरो सर्जन जो होते हैं वो मिलके इसको डील करते हैं, और उसके साथ में तभी वो एक बता सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में इस तरह के, क्योंकि देयर आर वास्ट नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ डिजीजेस। सो उसमें ये कहना ये मुश्किल है कि हम ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो वो जिसमें आते हैं उसके लिए उनको पूरा प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा। और कुछ चीजें होती हैं, कुछ क्योर हो सकती हैं, कुछ पार्शियली क्योर्ड होती हैं कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ा वीकनेस है उसके पैरों में जो फिजियोथेरेपी से इंप्रूव हो सकती है, और कुछ में ऐसा होता है कि जिसमें कि इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं होता। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, ये डिपेंड करता है कि वो तो ये सब सीपी के बच्चों पे भी लागू होता है। और जो हमारे स्पेशल बच्चों की इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उनमें सर एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है अर्ली इंटरवेंशंस नहीं होते। करेक्ट। तो उसमें की वजह से भी बड़ा लॉस होता है। सेरिब्रल पाल्सी जो है, अब सीपी जो है काफी केसेस बढ़े हैं, क्योंकि कई प्रीमेच्योर बर्थ होते हैं, आज बढ़ गए हैं प्रीमेच्योर बर्थ, और उनकी वजह से सीपी के केसेस भी बढ़े हैं। तो जो सीपी के केसेस हैं वो उस केसेस में जैसे बच्चा पैदा होता है और जहां उसको शक होता है पेरेंट्स को कि इसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, तो इमीडिएटली कोशिश करनी चाहिए कि वो कंसल्ट कर लें ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जन से। और उसमें वो लोग फिर ये उसका एक कस्टमाइज प्लान बनाते हैं कि उसको वो किस कैटेगरी में आता है और वो कितना इम्प्रूव कर सकता है। तो कुछ होते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट का कोई चांस होता है, कुछ में नहीं भी होता, और कुछ में होता है कि वो पार्शियली, यानी कि अगर वो बिल्कुल ही बिस्तर पकड़ा हुआ है तो उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन पता सकते हैं कि क्या वो बैठ सकता है या फिर वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी कैसे कर सकता है। कई बार बच्चों की इंटेलिजेंस बिल्कुल नॉर्मल होती है, बट वो डे टू डे एक्टिविटी में, जैसे कि उनके हिप जॉइंट्स या फिर नी जॉइंट्स में बहुत ज्यादा स्पास्टिसिटी हो जाती है, जिससे वो बहुत टाइट हो जाते हैं। तो उनको लोकल हाइजीन करने में भी, यानी कि टॉयलेट जाने में, इन सब में परेशानी होती है। तो पहला पर्पज होता है कि उनकी लोकल हाइजीन की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। उसके लिए कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिससे वो खुल जाते हैं और फिर वो अपनी इस तरह की एक्टिविटी करके वो आ सकता है। हमेशा ऑर्थोपेडिक में एक प्रिंसिपल होता है कि आप जिस लेवल पर हैं, हमारा काम है उससे एक लेवल आगे बढ़ा। हम उसमें चमत्कार की आशा नहीं करते। हम ये कहते हैं कि अगर बच्चा लेटा हुआ है तो हमारा पहला लक्ष्य ये है कि उसको बिठा दें। अगर वो बैठा हुआ है तो वो 2 कदम रख पाए, या अगर वो 2 कदम नहीं तो वो व्हील चेयर का सपोर्ट ले पाए, और अगर वो हल्का चलता है तो वो तेज चल पाए। ऐसे हम एक स्टेप आगे सोचते हैं कि हम वो इस एक स्टेप तक उसको पहुंचा दें। तो इस तरीके से ही सीपी के बच्चों को हमेशा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आपको लगे तो वो उसमें कंसल्ट करना चाहिए, और उसके बाद में ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रे की तरह आपने इसको डिफाइन किया। और ये बात सही है कि अगर हम किसी के एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो कितना ट्रीट होगा एक अलग चीज है, क्योर कितना होगा, लेकिन साथ साथ में आपको आगे के रास्ते भी तो निकल जाएंगे, उनके आगे के क्या रास्ते हैं, किस तरह से किया जाए। मीनवाइल आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, ही हैज जॉइन्ड आवर प्लेटफॉर्म। डॉक्टर पंकज, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, यस डॉक्टर कुमार। यस, और डॉक्टर विवेक चिंपा और मैडम रमा के साथ में हमारी बड़ी बहुत ही उपयोगी, बहुत इंटरेस्टिंग वार्ता चल रही है ऑर्थोपेडिक पे। मतलब हमारा आज ढांचा बहुत अच्छे से मजबूत होने वाला है, ये तो पक्का है। तो व्हाट इज योर कमेंट? नहीं, मैं अभी ज्वाइन कर पाया हूँ एंड आई फील दैट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जो भी अभी जो लास्ट बात हो रही थी कि डॉक्टर विवेक बोल रहे थे कि एक स्टेप आगे लेके जाना है, वही हम लोगों का एक पर्पस रहता है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सभी को समझना चाहिए कि चमत्कार नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, अगर हम जाएं डॉक्टर के पास तो कम से कम एक स्टेप आगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा, ये चीजें हो पाएंगी। तो एंड थैंक्स टू यू एंड योर टीम कि आप लोग इस तरह के डिस्कशंस को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर विवेक, आपकी इस बात से तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं भी ये जो हमारे इस तरह की सीरीज होती है उसका हैशटैग भी यही बनाने वाली हूँ, वन स्टेप फॉरवर्ड। एक कदम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल,
एक कदम आगे बढ़े। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी कोई सुने, जो भी इस चीज को समझ सकता है कि इसके अंदर कितना अच्छा सार छिपा हुआ है।